सो स्टूडेंट्स, आज हम गैसियस स्टेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इस टॉपिक का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है, दोनों ही चीजें हैं। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से करेंगे तो ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए, सबसे पहले लॉ से ही क्लियर है कि ये जो लॉ था वो किसने दिया था। ये लॉ दिया था डाल्टन ने। और ये जो लॉ एप्लीकेबल है बेटा, ये लॉ एप्लीकेबल होता है हमेशा नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। तो पहला पॉइंट इसके लिए साथ ये आता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। मतलब मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में आपके पास दो गैसेस हैं और ये कंटेनर को हमने बंद कर दिया। तो आपके पास दो गैसेस हैं जिनका पार्शियल प्रेशर आप मान लीजिए गैस ए का पार्शियल प्रेशर है ए और गैस बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या है बी। और इन दोनों ए एंड बी गैसेस जो यहाँ पे मैंने कंसिडर करी हैं, जो ये ए और बी गैसेस हैं, ये बेसिकली नॉन रिएक्टिंग हैं। क्योंकि अगर ये रिएक्टिंग होती तो ये रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना लेती और उस समय जो बीकर है उसमें उस कंपाउंड का पार्शियल प्रेशर जनरेट होता, ना कि इंडिविजुअल गैसेस का। तो कंडीशन हमेशा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जब हम पढ़ते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि जो गैसेस हैं वो हमेशा नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। तो जब ये गैसेस नॉन रिएक्टिंग होंगी उस समय बच्चों जो ये टोटल प्रेशर होगा वो इस इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर का क्या होगा, सम होगा और ये पीएन वैल्यू तक जा सकता है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कहता है लॉ, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस एनक्लोज्ड इन अ चेंबर इज द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। आई रिपीट, आप लोग लिख भी सकते हैं इस चीज को, the total pressure of a mixture of non-reacting gases enclosed in a chamber is the sum of individual pressures of the individual component। और अगर यहाँ पे आप इस PT को देखेंगे बेटा तो ये आपके पास क्या हो गया, टोटल पार्शियल प्रेशर हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, टोटल पार्शियल प्रेशर हो गया। ठीक है, अब एक केस और देखते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास एक गैस इक्वेशन होती है। गैस इक्वेशन क्या होती है, गैस इक्वेशन होती है बच्चों PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इस केस में आप इस P को पार्शियल प्रेशर मान लीजिए तो जो P की वैल्यू है वो क्या होगी, nRT by V, nRT by V। अब इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाएं तो आप देखिए जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होगा मोल्स के। R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, T की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V जो है बच्चों वो भी इस केस में कंटेनर की वॉल्यूम क्योंकि सेम है तो R, T और V जो हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर आप पार्शियल प्रेशर A का कैलकुलेट करें तो मोल्स ऑफ A R इंटू टी बाई वी हो जाएगा और इसीलिए जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B है वो NB अपॉन V R इंटू
T हो जाएगा। तो अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे RT/V तो आप कॉमन ले लीजिए, ये देखिए RT/V आपने कॉमन ले लिया, और जो आपके पास दो कंपोनेंट के का जो टोटल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर जनरेट हो गया इन टर्म्स ऑफ मोल्स, वो ये हो गया। तो इसको निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है बेटा, किसी भी तरीके से आप निकालें पार्शियल प्रेशर को, आप क्या करिए, आप इंडिविजुअल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर अलग से फॉर्मूला लिख के निकाल लीजिए। मान लीजिए कि ये PA की वैल्यू अगर x आती और ये PB की वैल्यू अगर y आती तो आपके लिए कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाता। तो आपको इन सब झमेलों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप क्या करते, आपने अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकाला और उनको आप सीधे से क्या कर दीजिए, सम अप कर दीजिए, एंड यू विल गेट द टोटल प्रेशर या टोटल पार्शियल प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय दोज गैसेस। ठीक, अब एक दूसरी कंडीशन भी ये हो सकती है, वो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपको टोटल प्रेशर गिवन हो, अगर आपको टोटल प्रेशर गिवन हो और आपको इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो आप उस चीज को कैसे निकालेंगे। अगर आपको टोटल पार्शियल प्रेशर गिवन हो और आपको इंडिविजुअल गैसेस का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, तो आप उसे कैसे निकालेंगे। चलिए इस चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर इंडिविजुअल निकालना और टोटल प्रेशर गिवन है, इफ वी वांट to calculate, if we want to calculate the partial pressure of individual component when total pressure is given, when total partial pressure is given, ठीक है, when total partial pressure is given, तो हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट का निकालना है। मान लीजिए आपके पास, इसको कैसे करेंगे, देखिए आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, आपके पास एक कंपोनेंट A मान लीजिए, आप एक कंपोनेंट B मान लीजिए। ये सॉल्यूशन है इस चीज का, इसको मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं। इस N के बच्चों मोल्स क्या है, Na है, और इस Nb के B कंपोनेंट के जो मोल्स हैं वो क्या है, Nb है, ठीक है। तो आपके पास यहां बच्चों टोटल मोल्स कितने आ गए, टोटल मोल्स आ जाएंगे Na प्लस Nb, आपके पास टोटल मोल्स आ जाएंगे Na प्लस Nb, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जो x होता है वो हो गया मोल फ्रैक्शन। अब अगर आपको मोल फ्रैक्शन A का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। और अगर आपको मोल्स ऑफ B निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है, क्लियर है बात। अब आपको टोटल प्रेशर दे रखा है और आपको इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल कंपोनेंट का। तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैसे निकाला जाएगा, जो आपको टोटल प्रेशर दे रखा है, जो PT आपको गिवन है बच्चों, आप उसको उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मोल फ्रैक्शन, जैसे सपोज आपके पास टोटल प्रेशर जो दे रखा है 200 एटमॉस्फेयर दे रखा है और A के मोल्स 2 हैं और B के मोल्स 3 हैं, तो आप 200 इंटू 2/5 कर दीजिए, आपके पास पार्शियल प्रेशर A का आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे पार्शियल प्रेशर B का निकाल सकते हैं, कैसे, P टोटल इंटू XB। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो P टोटल इंटू Na अपॉन Na प्लस Nb की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, तो ये आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ A आ जाएगा।
और अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आपको निकालना है तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि अगर टोटल प्रेशर में से आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को माइनस कर देंगे तो भी आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा। तो ये वो केस थे जब हमें बेसिकली टोटल प्रेशर दे रखा हो और हमें क्या करना हो, जब हमें टोटल प्रेशर दे रखा हो और हमें यहाँ पर ए और बी का क्या निकालना हो, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ठीक, नोट वन क्या कहता है, आप लिखिए इसको कि इन द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस टू गैसेस विल हैव इक्वल पार्शियल प्रेशर इफ इन द मिक्सचर देयर वॉल्यूम्स एंड मोल्स आर सेम। ये कहता है कि अगर आपने मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस लिया है तो जो गैसेस हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो सेम होगा जब उनकी वॉल्यूम और उनके मोल्स जो हैं वो भी सेम होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपने दो गैसेस ली, ठीक है, एक आपने लाइटर गैस ली और एक आपने हेवियर गैस ली, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो लाइटर गैस है वो एक ज़्यादा पार्शियल प्रेशर जनरेट करेगी इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू द हेवियर गैस। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो लाइटर गैसेस हैं उसमें क्या होंगे, मोल्स ज़्यादा होंगे। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, अगर आपके पास कोई हल्की चीज है तो उसका जो मास है वो कम होगा, लेकिन आपको जो लाइटर गैस है उस कंपोनेंट के मास को दूसरे कंपोनेंट के मास के बराबर करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लाइटर कंपोनेंट क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो ये कंडीशन कहती है कि अगर आपके पास दो गैसेस हैं, ठीक है, अब आपके पास देखिए कितनी गैसेस हैं बच्चों, दो गैसेस हैं, और इन दो गैसेस को, एक गैस को आप गैस ए मान लो और एक गैस को आप गैस बी मान लो। कंडीशन दे रखा है कि जो मोलर मास है बेटा, जो मोलर मास नहीं, जो मास है गिवन, ठीक है, मोलर मास नहीं, जो मास है वो गैस ए का, अब इसमें एक चीज मानते हैं कि गैस ए लाइटर गैस है और ये एक हैवी गैस है, ठीक है, और कंडीशन ये कहती है कि जो मास ऑफ गैस ए है should be equal to mass of gas B, ठीक है। लेकिन आप देखें अगर ये लाइटर है तो गैस A का मोलर मास जो है वो कम होगा इन कंपैरिजन टू मोलर मास ऑफ गैस B। तो मोलर मास ऑफ गैस बी इज बेसिकली मोर इन कंपैरिजन टू गैस ए, लेकिन मुझे इन दोनों का मास या वेट इक्वल करना है। तो आप देखोगे कि यहां पे हमेशा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो होगा वो हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी से ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी से ज़्यादा होगा। इसीलिए हमेशा, क्योंकि मोल्स ज़्यादा हो गए तो हल्के हैं वो बेसिकली एक वेपर प्रेशर जनरेट करेंगे, और मोल्स ज़्यादा होने की वजह से ए का वेपर प्रेशर जो है वो हमेशा बी के वेपर प्रेशर से ज़्यादा आएगा। तो कंडीशन को समझ लीजिए, एक गैस लाइटर है, एक गैस हेवियर है, लेकिन जो लाइटर गैस है उसका मोलर मास कम है और जो हेवियर गैस है उसका मोलर मास ज़्यादा है। लाइटर और हेवियर का जो टर्म है वो बच्चों मोलर मास से रिलेट करता है,
लेकिन क्वेश्चन में गिवन कंडीशन ये है कि जो वेट है या जो मास ऑफ ए है वो मास ऑफ बी के बराबर है। अब ए का मोलर मास कम है तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर काउंटेबिलिटी में लाना पड़ेगा, तभी ए का मास बी के मास के बराबर होगा। दैट मीन्स कि ए कंपोनेंट में हमारे पास मोल्स ज्यादा हो गए एंड मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने बताया था अभी आपको यहाँ पे कि जो प्रेशर था देखिए वो nRT बाय V के प्रोपोर्शनल में था। तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, इसीलिए यहाँ पे जहां मोल्स ज्यादा होंगे दैट इज इन कंपोनेंट ए, उसका जो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर है वो कंपोनेंट बी से ज्यादा होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी और बात होती है कि इस क्वेश्चंस में आपको हमेशा ड्राई गैस निकालनी होती है बेटा। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस होता है, जब आप, ड्राई गैस का मतलब जिसमें पानी नहीं है, तो और वेट गैस होती है जिसमें मॉइस्चर है, तो जब कभी भी आप वेट गैस के पार्शियल प्रेशर में से वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द वेपर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। और क्वेश्चंस में हमें इसी चीज को बेसिकली यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें जिस चीज़ को स्टडी करना था वो क्या था, वो बेसिकली था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जिसमें जो टोटल प्रेशर है वो बेसिकली सम होता है इंडिविजुअल वेपर प्रेशर का। और हमने ये सीखा कि मोल्स के टर्म में दे रखा होगा तो हम कैसे निकालेंगे। दूसरा केस, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर आप कंपोनेंट का कब कैसे निकालेंगे, जब आपको टोटल वेपर प्रेशर दे रखा हो, वो आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में निकालेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को हमने यहाँ पर देखा है।